हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के अंतर्गत हमारा एपिसोड 8। आज एपिसोड 8 पे हम लोग बात करेंगे और इसमें हम लोग अगस्त 2024 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर हम देखें तो जनवरी से लेकर जुलाई तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर यूपी स्पेशल के उसको हमने कवर कर दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाके वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। हमारी जो करंट अफेयर एक्सप्रेस सीरीज चल रही है वो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक है, यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए। और यूपी पीसीएस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को, गेस्ट क्वेश्चन को रखा गया है उस एक्सप्रेस सीरीज में। आप जाइए, उसका लाभ उठाइए। डेली क्लास हमारी जो होती है शाम को 6 बजे लाइव चलती है। ठीक है, 10 क्लास है उसमें और जिसमें अभी 6 क्लासेस हो चुकी हैं, 4 क्लासेस बची हुई हैं। आप उसका फायदा उठाइए। शाम को 6 बजे हमारी क्लास चलती है और ये क्लास जो है आपको शाम को 6 बजे मिल जाएगी। 6 से 7, साढ़े 7 बजे तक क्लास होती है और इसका भरपूर फायदा उठाइए। करंट क्विज और दृष्टि मैगजीन पर आधारित वो हमारी क्लासेस है। साथ ही साथ जो क्विक रिवीजन सीरीज एक हम लोगों ने स्टार्ट की थी, समग्र सामान्य अध्ययन का रिवीजन करना था, तो उसके अंतर्गत 4 वीडियो प्रकाशित हो चुके हैं। उसमें कुछ वीडियोज अभी और आएंगे। साथ ही साथ हम लोग जो उत्तर प्रदेश की जनगणना है, उत्तर प्रदेश का बजट है, उस पर भी विचार कर रहे हैं। जल्दी ही उस पर वीडियोस आ जाएंगे और यहाँ पर करंट अफेयर हम लोग डेली चर्चा ही करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगस्त 2024 के जो उत्तर प्रदेश से संदर्भित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पे भी हम यहाँ पे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको ओरली क्वेश्चन फॉर्मेशन भी तुरंत कर दूंगा कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अयोध्या उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनी है। ठीक है, अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी बन गई है। इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक, अयोध्या में 40 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। साथ ही साथ बात करें तो उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित हुई है। ठीक है, अयोध्या जो है ये मॉडल सोलर सिटी के रूप में इसका विकास किया गया है। और अगर हम बात करें देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है, तो देश की पहली सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश में थी। तो यहाँ पे आपके लिए 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कि उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी, ठीक है, कौन सी है उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी? तो उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी अयोध्या बन गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वाराणसी और अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो मॉडल सोलर सिटी के रूप में अयोध्या का विकास हो चुका है। यहाँ पे 40 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। साथ ही देश की पहली सोलर सिटी के बारे में बात कर ले तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देश की पहली सोलर सिटी कौन सी थी? सांची। वन लाइनर में भी पूछ सकता है, कथन कारण में भी पूछ सकता है। कथन कारण में कैसे पूछेगा? कथन कारण में ऐसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वाराणसी और अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई थी। देश की पहली सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कौन सा कथन सही है? 1, 2 दोनों सही है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि 1, 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन, मतलब धर्म जो परिवर्तन विधेयक था अगस्त 2024 में लाया गया था और ये अधिनियम का रूप ले लिया। तो यहाँ पे हम विधेयक के जो प्रावधान थे उन विधेयक के प्रावधानों के बारे में जान लेते हैं। क्या प्रावधान किए गए थे? नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के अवैध मतांतरण की में न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष तक के कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान था इस विधेयक में। ठीक है, जो धर्म परिवर्तन विधेयक आया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अगस्त 2024 में लाया गया विधेयक और बाद में अधिनियम का रूप लिया, उसमें प्रावधान किया गया था कि अगर नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का मतांतरण करते हैं तो न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 14 साल की आपको सजा हो सकती है। साथ ही साथ न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान किया गया था। सामूहिक अवैध मतांतरण में न्यूनतम 7 वर्ष, अधिकतम 14 वर्ष के तक के कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान था। मतलब सामूहिक रूप से अगर आप अवैध मतांतरण करते हैं किसी का, ठीक है, कुछ लालच देके आप मतांतरण करने का प्रयास करते हैं तो 7 साल से लेकर, ठीक है, न्यूनतम 7 साल और अधिकतम 14 साल की सजा हो सकती है। विदेशी फंडिंग या अविधिक संस्थाओं से, ठीक, धन लेने पर न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष तक के कारावास के न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान था। ठीक है, तो सेम यही चीज कही गई कि विदेशी फंडिंग के माध्यम से अगर आप किसी का मतांतरण करते हैं तब भी आपको 7 साल की सजा और 14 साल की सजा हो सकती है। ठीक है, आगे देखें, कुछ अन्य प्रावधान भी देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति धर्म संपरिवर्तन करने के आशय से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के भय में डालता है,
हमला करता है या विवाह या यौन संबंध स्थापित करता है या महिलाओं की तस्करी करता है तो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो धर्म संपरिवर्तन, ठीक है, अधिनियम आया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति है वह किसी व्यक्ति को उसके जीवन या उसकी संपत्ति को लेके डराता है, ठीक है, भय में डालता है, साथ ही साथ विवाह या यौन संबंध स्थापित करता है और महिलाओं की तस्करी करता है, तो ऐसे में क्या होगा, उसको 20 साल की सजा हो सकती है और आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। ठीक है, गंभीर अपराधों की तरह अब कोई भी व्यक्ति अवैध मतांतरण की FIR भी दर्ज करा सकेगा। कोई भी है अगर जो अवैध मतांतरण हो रहा है तो वो उसका FIR भी दर्ज करा सकता है। ठीक है, ऐसे मामलों में न्यायालय पीड़ित के इलाज और पुनर्वास की धनराशि जुर्माने के रूप में तय करेगी। ठीक, तो ये प्रावधान है जो धर्म संपरिवर्तन उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 था, उसके प्रावधान। ठीक है, आगे देख लेते एक अन्य विधेयक आया जिसको नकल विरोधी कानून के नाम से आप जानते हैं और ये अधिनियम का रूप लिया था। तो इसके प्रावधान क्या थे? प्रावधान आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ही, ये दोनों साथ साथ में मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस के लिए ये पॉइंट आपका बहुत ही जरूरी प्रश्न है। पिछला वाला जो मैंने आपको विधेयक बताया, ये विधेयक भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम विधेयक 2024 भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी। देखते हैं क्या प्रावधान है। प्रस्तावित कानून, मतलब अब तो कानून ये अधिनियम हो चुका है, लेकिन जब आया था तो यहाँ पे अगस्त की बात कर रहे हैं, करंट अफेयर। तो ये जो विधेयक आया था उसमें क्या प्रावधान थे? कानून में छात्र कारावास या जुर्माने के दंड के परिधि में नहीं होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही रखा गया है कि जो छात्र हैं वो कारावास या जुर्माने के दंड की परिधि में नहीं है। होगा क्या, उनका परीक्षा परिणाम रोककर उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। अगर कोई छात्र सम्मिलित पाया जाता है अनुचित साधन रोकथाम, मतलब अनुचित साधन का प्रयोग करने में, तो होगा क्या, उसको तो जेल तो नहीं होगी, उसको जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, जेल नहीं होगी, लेकिन होगा क्या, उसका परिणाम रोक दिया जाएगा। ठीक है, उनका परिणाम रोक दिया जाएगा और 1 साल के लिए उसको डिबार कर दिया जाएगा। ठीक है, सामूहिक नकल द्वारा प्रश्न पत्रों को किसी भी भांति से हल कराया जाता है या सहयोग प्रदान किया जाता है तो उक्त संस्था को किसी भी सार्वजनिक परीक्षा को संचालित करने से निवारित कर दिया जाएगा। मतलब अगर कहीं पर सामूहिक नकल हो रहा है तो उस संस्था को हमेशा के लिए सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने से वंचित कर दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। प्रस्तावित विधि के अंतर्गत किसी पद या भर्ती या नियमितीकरण या पदोन्नति के लिए परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, बोर्ड, विश्वविद्यालय प्राधिकरण या निकाय आयोग सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी भर्ती परीक्षाएं भी आएंगी। मतलब कौन कौन सी परीक्षाएं आएंगी यहाँ पे जिक्र किया गया है, कौन कौन सी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत सम्मिलित है। आगे बात करें, प्रकृति की बात कर ले तो अपराध संज्ञेय, गैर जमानतीय और सत्र विचारणीय होने के साथ साथ अशमनीय भी होंगे। ठीक है, अपराध जो है वो संज्ञेय तो होंगे ही, गैर जमानती होंगे, सत्र विचारणीय होने के साथ साथ में क्या होंगे, अशमनीय होंगे। ठीक है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त को जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक लोक अभियोजक को ऐसे आवेदन के विरोध करने का अवसर न दिया गया हो। ठीक है, आगे बात करें, यदि संस्था प्रिंटिंग प्रेस सेवा प्रदाता से परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रबंधन या परीक्षा सामग्री रखने एवं परिवहन करने के लिए अनुबंध किया है या आदेश दिया गया है और वह इस अध्यादेश के तहत ठीक किसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे भविष्य में असाइनमेंट के लिए हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि अगर कोई संस्था है, कोई प्रिंटिंग प्रेस है, कोई सेवा प्रदाता कंपनी है, ठीक है, उसको असाइन किया गया है इस चीज के लिए कि आप इस परीक्षा को कंडक्ट करवाने में सहायता करें। जैसे प्रिंटिंग प्रेस है तो पेपर छप रहा है, अगर पाया जाता है कि वो संलिप्त है तो उसे आजीवन बैन कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा किसी भी असाइनमेंट के लिए। ठीक है, वो किसी भी असाइनमेंट के लिए बैन हो जाएगा भविष्य में। चलिए आगे देखें, कुछ प्रावधान और भी हैं। सॉल्वर गैंग सेवा प्रदाता और उससे जुड़े कर्मचारियों या एजेंटों या ऐसे सेवा प्रदाताओं को सहायक कंपनी भी आएगी। साथ ही साथ परीक्षा प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी भी इसके अंतर्गत आएंगे। आगे बात करें, नकल, पेपर लीक जैसे अपराधों में अपराधों के अलावा फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना, फर्जी प्रवेश पत्र जारी करना, फर्जी प्रश्न पत्रों के वास्तविक प्रश्न पत्रों के रूप में संबंधित परीक्षाओं से पूर्व प्रसारित करना भी अपराध होगा। तो ये जो प्रावधान किया गया है ना, ये बहुत ही
मतलब ऐसा प्रावधान किया गया है जिससे जो नकल कराने वाली चीजें होती, गतिविधियां होती, अनुचित चीजें होती, उन पे नकेल कसी जा सके। होता क्या है कि लोग पेपर होने से पहले ही कहने लगते हैं कि मतलब मार्केट में चर्चाएं चलने लगती हैं कि इतने रुपए, जैसे आप न्यूज में सुनते होंगे कि इतने रुपए दे दीजिए और आपका परीक्षा करवा देंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती है उन सब चीजों पे भी नकेल कसा जाएगा और वो भी अब इस नकल विरोधी कानून के अंतर्गत चीजें आएंगी, ठीक है। परीक्षाओं से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी में शामिल होने वालों को कठोर सजा मिलेगी, जिसमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है, ठीक है। और ये प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने का प्रावधान है? दंड का प्रावधान देख ले तो आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षाओं से जुड़ी गड़बड़ियों में परीक्षा संस्थान एवं परीक्षा कराने वाली एजेंसियां संलिप्त पाई जाती हैं तो उसे उस परीक्षा के पूरा खर्च वसूल किया जाएगा। साथ ही उसकी संपत्ति भी कुर्क और जब्त की जा सकती है। कोई संस्था या कोई, ठीक है, एजेंसी गड़बड़ियों में संलिप्त पाई जाती है तो उसका जो पूरा खर्च है, परीक्षा जो आयोजित की गई है, परीक्षा का पूरा खर्च उससे वसूल किया जाएगा और उसकी संपत्ति भी कुर्क कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये प्रावधान आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट थे। आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक क्या है? राज्य ललित कला अकादमी VBA पेंटिंग पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश में प्रथम, ठीक है। देश में पहला है राज्य ललित कला अकादमी जिसने बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट पेंटिंग का पाठ्यक्रम शुरू किया है। तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी वर्ष 2024-25 से बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट पेंटिंग शुरू करने वाला देश का पहला अकादमी बन गया है और 2024-25 से शुरू हो रहा है 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट पेंटिंग, ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के द्वारा शुरू किया गया है और यह देश में पहली बार है कि विजुअल आर्ट के लिए बैचलर, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट एंड पेंटिंग स्टार्ट की गई है। 4 वर्ष का ये पाठ्यक्रम होगा, ठीक है। तो पूछ सकता है कितने वर्ष का होगा पाठ्यक्रम? 4 वर्ष का होगा। चलिए आगे देखें, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर देश में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जो रोड टैक्स है वो फ्री कर दिया गया है, साथ ही साथ जो हाइब्रिड वाहन है उन पे भी रोड टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस वजह से ज्यादा लोग ईवी की तरफ जा रहे हैं। सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का पंजीकरण अगर जो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का स्थान है और तीसरे नंबर पर कर्नाटक का स्थान है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के मामले में अगर हम बात करें, जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होते हैं तो उसके मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 5वें स्थान पर है। जबकि सर्वाधिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक है। जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होते हैं उसके मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है, ठीक। और जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में, ठीक, पंजीकरण में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? रैंकिंग है, पहला स्थान है। आगे देखें, एनजीटी ने लगाया कूड़ा फेंकने पर जुर्माने का प्रावधान। देखते हैं क्या है खास ये है कि एनजीटी के द्वारा जो सार्वजनिक स्थानों पर जो कूड़ा फेंके जाते हैं उस पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में चिन्हित जगहों को छोड़कर कहीं भी कूड़ा कचरा फेंकने पर, जलाने पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा, ऐसा प्रावधान किया है। पहली बार उल्लंघन करने पर 5 से 25,000 तक जुर्माना लगेगा। दूसरी बार उल्लंघन करने पर दुगनी हो जाएगी रकम, ठीक है। अगर जो आप पहली बार उल्लंघन करते, देखिए कुछ निश्चित स्थान निर्धारित किए गए हैं कूड़ा फेंकने के लिए, आप वहां कूड़ा फेंकिए। जो कूड़ा घर है या जहाँ पे डस्टबिन होता है वहां पे कूड़ा फेंकिए, उसके लिए प्रावधान था। अगर जो आप पहली बार उल्लंघन करते हैं कि आप कहीं भी कूड़ा फेंकते हैं तो उसके लिए प्रावधान एनजीटी के द्वारा किया गया है कि 5 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना, और दूसरी बार अगर जो आप उल्लंघन करते हैं तो ये राशि दुगनी कर दी जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करें, डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव 2024। जो डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो 28 जून 2024 को लखनऊ में हुआ था, ठीक है। जो डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव 2024 था कहां पे हुआ? लखनऊ में हुआ। कब? 28 जून 2024 को। किसके द्वारा हुआ था? तो द इकोनॉमिक टाइम्स, जो आप पत्रिका पढ़ते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है, इसके द्वारा आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिलकर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो याद रखना, एग्जाम में पूछे कि डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव 2024 कहां पे आयोजित किया गया? लखनऊ में आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? तो ये द इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा आयोजित किया गया था। किसके साथ मिलकर? जो आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की है उसके साथ मिलकर डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया था। चलिए आगे देखें,
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं जो करंट अफेयर से संबंधित हैं, इनको भी आप जाने रहिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर, जिसका नाम क्या था, उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहां पे बनाया गया है, ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। नाम क्या है, योट्टा D1। क्या नाम है, योट्टा D1 इसका नाम है। आगे बात करें, नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज में 5 STPI पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, 5 STPI पार्क बनाए जाएंगे। कहां कहां पे, नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज में। ठीक है, आगे देखें, आगरा, वाराणसी, बरेली, गोरखपुर में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जाएगा। नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बनाए जाएंगे, 4 जिलों में। वो 4 जिले कौन कौन से हैं, आगरा है, वाराणसी है, बरेली है, गोरखपुर है। एग्जाम में पूछे कि निम्नलिखित में से किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं बनाया जाएगा, ऑप्शन में दे दे आगरा, वाराणसी, बरेली और लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पे लखनऊ सम्मिलित नहीं है उसमें, आगरा, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर शामिल है। आगे देखें, नोएडा में सीडेक सेंटर में लिथियम आयन बैटरी COE की स्थापना। ठीक है, जो लिथियम आयन बैटरी की COE है उसकी स्थापना कहां पे की गई है, नोएडा में की गई है। आगे बात करें, लखनऊ एयरपोर्ट के पास 40 एकड़ भूमि पर AICT प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ में देश की पहली AICT कहां पे बनाई जाएगी, लखनऊ में बनाई जाएगी, और इसके लिए 40 एकड़ भूमि प्रस्तावित कर दी गई है, आवंटित कर दी गई है लखनऊ एयरपोर्ट के पास में। ठीक है, चलिए आगे देखें, निवेश मित्र। अब निवेश मित्र क्या है, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो यूपी में व्यवसाय स्थापित करने और चलाने के लिए आवश्यक NOC और मंजूरी लाइसेंस प्रदान करता है। तो एग्जाम में निवेश मित्र जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निवेश मित्र क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा निवेश मित्र क्या है। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो यूपी में व्यवसाय स्थापित करने के लिए जो आवश्यक NOC और लाइसेंसिंग होता है उसको प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखें, DPIIT से राज्यों और बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में अचीवर्स का दर्जा। ठीक है, जो ये निवेश मित्र है इसको DPIIT से बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में अचीवर्स स्टेट का दर्जा उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे देखें, टेंडरिंग प्रणाली में उत्तर प्रदेश जो है वो देश में अव्वल है। ठीक, उत्तर प्रदेश जो है वो टेंडरिंग प्रणाली जो है उसमें उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, अव्वल है। ठीक है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को अचीवर स्टेट की श्रेणी में रखा गया, किसमें, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में। ठीक, चलिए आगे देखें, स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगी 150 महिलाएं सरपंच। ठीक, 150 महिला सरपंच इस बार की स्वतंत्रता दिवस परेड में सम्मिलित हुई। जो 15 अगस्त को मनाया गया लाल किले प्राचीर पर, तो वहां जो समारोह था उसमें 150 महिलाएं सम्मिलित हुई। पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है, के मानकों पर खरी उतरने वाली राज्यों द्वारा चयनित 150 महिला सरपंच, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष आदि महिलाएं जनप्रतिनिधि स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुई। ठीक है, शामिल हुई। ठीक, आगे बात करें, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक महिलाएं शामिल हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, पूछ ले कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाली महिलाओं में उत्तर प्रदेश से कितनी महिलाएं सम्मिलित हुई, 48 महिलाएं सम्मिलित हुई थी, जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुई थी। ठीक है, ठीक है, आगे देखें, इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र से 30, बिहार से 20, मध्य प्रदेश से 18 और राजस्थान से 17 महिलाएं थी। ठीक है, तो ये क्रम आप याद रखिएगा। उस क्रम में भी सबसे ज्यादा कौन सा, उत्तर प्रदेश से 48 जनप्रतिनिधि महिलाएं जो थी सरपंच, महिला सरपंच थी, जो इस बार की स्वतंत्रता दिवस परेड में सम्मिलित हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा। महिला जनप्रतिनिधियों के लिए 14 अगस्त को पंचायती राज में, ठीक, पंचायती राज में महिला नेतृत्व विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला भी आयोजित की गई थी, ठीक, याद रखना, पंचायती राज में महिला नेतृत्व इस विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। ठीक है, दिल्ली में, और उसके बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह की परेड में उत्तर प्रदेश से 48 महिला सरपंच सम्मिलित हुई थी। चलिए आगे देखें, AI आधारित देश का पहला आंगनबाड़ी केंद्र, AI आधारित देश का पहला आंगनबाड़ी केंद्र कहां पे, तो गाजियाबाद जिले के जो ग्राम है, एक ग्राम मोराटी में। ठीक, गाजियाबाद का एक गांव है, एक नाम क्या है, मोराटी गांव है, वहां पर देश का पहला आंगनबाड़ी केंद्र, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो आनंदीबेन पटेल के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला आंगनबाड़ी केंद्र किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो गाजियाबाद जिले में है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मैंने कवर भी किया है। आगे देखें, पंख ऐप जो हमने
75 मिनट में 75 जिले। ठीक है, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर वीडियो 1 घंटा 15 मिनट का है और आपने लिख रखा है थंबनेल पे कि 75 मिनट, तो 1 घंटा 15 मिनट का मतलब ही 75 मिनट होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो पंख ऐप है इसके बारे में जान लेते हैं। कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों का करियर काउंसलिंग के लिए पंख ऐप स्टार्ट किया गया है। किस कक्षा से किस कक्षा तक? तो 9 से 10 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके करियर काउंसलिंग की, आगे भविष्य में वो क्या बनना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, इन सब के लिए पंख ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किया गया है। याद रखना, जो पंख ऐप है किसके द्वारा तैयार किया गया है? उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा पंख ऐप जो है वो तैयार किया गया है। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए कैरियर काउंसलिंग के लिए इस ऐप को डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यमिता सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम, जिसको आप यूपी एग्रीज के नाम से जानते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। यूपी एग्रीज फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। एग्रीज का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश एग्रीज का फुल फॉर्म आप याद करके जाइएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, यूपी एग्रीज का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछेगा। आगे देखें, पूर्वांचल के 21 और बुंदेलखंड के 7 जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं। यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट जो है ये प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक, प्री प्लस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट। ठीक है, पूर्वांचल के कितने? तो 21 और बुंदेलखंड के 7 जिले इसके अंतर्गत शामिल है। करीब 4000 करोड़ की लागत से आगामी 6 वर्षों के लिए इस परियोजना की शुरुआत विश्व बैंक के सहयोग से की गई है। यूपी एग्रीज परियोजना की शुरुआत किसके सहयोग से की गई है? विश्व बैंक के सहयोग से की गई है। एग्जाम में आपसे कथन करण में पूछ सकता है। आगे देखें, इस योजना में 30% महिला किसानों को शामिल किया जाएगा। कितनी प्रतिशत महिला किसान? 30% महिला किसानों को शामिल किया जाएगा। वहीं आगे बात करें, इस योजना के तहत फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ कृषि आधारित उद्योगों के नए क्लस्टर का विकास और निर्यात बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, नए क्लस्टरों का विकास किया जाएगा, साथ ही साथ निर्यात को बढ़ाने का प्रयास भी यूपी एग्रीज के तहत किया जाएगा। आगे देखें, पूर्वांचल क्षेत्र में 40% आबादी भी कृषि क्षेत्र में केवल 28% योगदान। ठीक है, जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, डाटा लिख रखा है कि 40% जो आबादी है, 40% आबादी उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल क्षेत्र में है। जबकि अगर कृषि क्षेत्र की बात कर ले, कितना योगदान देता है पूर्वांचल क्षेत्र? तो कुल 28% ही योगदान देता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो कितने हैं? कुल 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तो यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश कृषि एग्रीज ग्रामीण उद्यमिता सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के बारे में जान लिया। अब आगे देखते हैं, बुंदेलखंड में ग्राउंड माउंटेड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क। ठीक है, इसके बारे में जाने तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड के 3 जिले कौन कौन से? झांसी, ललितपुर और चित्रकूट। झांसी, ललितपुर और चित्रकूट ये 3 जिले बुंदेलखंड के हैं। यहाँ पे 2000 मेगावाट के सोलर प्लांट को स्थापित करने के लिए सोलर पार्क को 9000 एकड़ के विकसित किया जाएगा। 9000 एकड़ में 2000 मेगावाट के सोलर पार्क का विकास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के कितने जिलों में? 3 जिलों में, झांसी, ललितपुर और चित्रकूट इसमें सम्मिलित है। आगे देखें, यूपी में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 30,000 सूर्य मित्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 30,000 सूर्य मित्र, जो पीएम सूर्य घर योजना है उसके अंतर्गत 30,000 सूर्य मित्रों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें, 2 विश्वविद्यालय से एक साथ ले सकेंगे 2 डिग्री। ठीक है, जो नई शिक्षा नीति आई थी ना, नई शिक्षा नीति, उसके तहत क्या प्रावधान था कि आप 2 विश्वविद्यालय से एक साथ 2 डिग्रियां ले सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की व्यवस्था स्टार्ट कर दी है, जो प्रावधान उनको लागू कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत एक ही समय में एक ही कोर्स को दूरस्थ शिक्षा से तो दूसरा कोर्स किसी अन्य विश्वविद्यालय से नियमित किया जा सकेगा। दोनों ही डिग्रियां वैध होंगी। मतलब पहले क्या होता था कि आप एक साथ, अगर जैसे आप बीए कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ आप बीए कर रहे हैं और कहीं से आपने बीएससी डाल रखा है, तो एक प्राइवेट और एक जो रेगुलर आप डालते थे, रेगुलर नियमित, ठीक है, तो कहीं आपको जरूरत जब पड़ती थी तो जरूरत पड़ने पे जहाँ पे नियमित की जरूरत है वहाँ नियमित वाली डिग्री लगाते थे, और जहाँ पे
प्राइवेट वाली जैसे बीएससी की जहां जरूरत है वहां बीएससी वाली डिग्री जो होती थी उसको लगाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश जो राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, नई शिक्षा नीति के द्वारा कहा गया कि आप एक साथ दो जगह से आप 2 डिग्रियां ले सकते हैं एक ही समय में, और दोनों डिग्रियां मान्य होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों डिग्रियां एक साथ अगर जो आप लेते हैं तो दोनों डिग्रियां एक साथ वैध होंगी। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है और इसका मुख्य परिसर कहाँ पे है? तो इसका मुख्य परिसर प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना जो प्रावधान है नई शिक्षा नीति का 2 डिग्री लेने वाला, वो किसके द्वारा? राजश्री टंडन के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के हर जिले में होगा विश्वविद्यालय, ऐसी घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में विश्वविद्यालय की स्थापना पूरी हो चुकी है। जो 18 मंडल है ना, तो मंडलों की बात करें तो मंडलों में तो विश्वविद्यालय की स्थापना पूरी हो चुकी है। देखिए, विश्वविद्यालय में केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं, राज्य विश्वविद्यालय भी, जैसे माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मुरादाबाद विश्वविद्यालय का नाम चेंज किया गया। ठीक है, जाम्बेश्वर महर्षि जाम्बेश्वर के नाम पे रखा गया। तो ये सारी चीजें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में तो विश्वविद्यालय की स्थापना हो ही चुकी है। अब क्या किया जाएगा? वर्तमान में देखा जाए तो 35 जनपद में विश्वविद्यालय उपलब्धता है। हर जिले में 75 जिले हैं तो 75 विश्वविद्यालय बनाए जाने की उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। टारगेट रखा गया है कि हमारा टारगेट है कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तावित है। चलिए आगे देखें, यूपी में केंद्र की तरह, ठीक, यूपी में केंद्र की तरह सर्ट इन की स्थापना होगी। सर्ट इन क्या है आइए जान लेते हैं, जो सिक्योरिटी संबंधित चीजें होती हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही साइबर सिक्योरिटी नीति 2024 जारी की जाएगी। साइबर सिक्योरिटी नीति जारी की जाएगी और इसके तहत क्या होगा? तो केंद्र सरकार के इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी इस हाईटेक संस्था का गठन किया जाएगा। यानी कि जो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित, ठीक है, जो साइबर क्राइम वगैरह होते हैं ना, ठीक है, तो उन सब चीजों से बचने के लिए केंद्र की तरह, जैसे केंद्र पर सर्टेन है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी सर्टेन की स्थापना की जाएगी और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी इस हाईटेक संस्था का गठन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें, नई कंपनियां खोलने के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। नई कंपनी खोलने के मामले में मैंने आपको बताया था कि अपने दम पर नौकरी पाने वाली, जो पिछला वीडियो आया था, अपने दम पर नौकरी पाने वाले, नौकरी मतलब अपने दम पर व्यवसाय करने वाले, तो अपने दम पर व्यवसाय करने वालों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर था। वही नई कंपनियां खोलने की बात करें तो नई कंपनियां खोलने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? तो नई पंजीकृत कंपनियों के मामले में महाराष्ट्र का पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है और नई दिल्ली का तीसरा स्थान है। ठीक है, तो पंजीकृत कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र पहला, उत्तर प्रदेश दूसरा, दिल्ली तीसरा। सक्रिय कंपनियों की संख्या के मामले में बात करें, जो कंपनियां खुलने के बाद सक्रिय भी रहती हैं, महाराष्ट्र का पहला स्थान है, दिल्ली का दूसरा स्थान है, पश्चिम बंगाल का तीसरा स्थान है और चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। तो जो सक्रिय कंपनियों की संख्या है, मतलब खुलने के बाद कंपनियां सक्रिय हैं, चल भी रही हैं। ठीक है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का चौथा, जबकि कंपनियां खोलने के मामले में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। चलिए आगे देखें, अगले 7 वर्षों में बनेंगे प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान, यानी कि पीएम मित्र पार्क। ठीक है, तो इनके निर्माण पर सरकार कितना खर्च करेगी? 4,445 रुपए का खर्च करेगी। प्रस्तावित पार्क कौन कौन से हैं, किन किन राज्यों में है, उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। जो पीएम मित्र पार्क है प्रस्तावित, ठीक है, 7 वर्षों में जो बनेंगे वो कहाँ कहाँ पे? तमिलनाडु के विरुधुनगर में। कहाँ पे? तमिलनाडु के विरुधुनगर में, तेलंगाना के वारंगल में, ठीक है, गुजरात के नवासरी में, कर्नाटक के कलबुर्गी में, मध्य प्रदेश के धार में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और महाराष्ट्र के अमरावती में प्रस्तावित है कि यहाँ पर पीएम मित्र पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, पीएम मित्र पार्क यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। चलिए आगे देखें, उत्तर प्रदेश में विद्युत एवं ऊर्जा, इससे संबंधित जो प्रावधान है उन मतलब कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। अयोध्या और वाराणसी को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अयोध्या और वाराणसी को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कौन बन गया? अयोध्या बन गया है। एग्जाम में आपसे पूछेगा। आगे देखें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में, ठीक है, विकसित किए जाने का प्रस्ताव है कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उस पे जो लाइटिंग की सुविधा है वो पूरी तरीके से सौरकृत हो जाए। ठीक है, तो उसको सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में, मतलब जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उसको सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में परिवर्तित करने का उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। आगे देखें, ऊर्जा के क्षेत्र और विद्युत के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार की अन्य नीति क्या है?
गोरखपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना की गई है। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना कहां पे? गोरखपुर में की गई है। उसके बाद देखें, उत्तर प्रदेश में सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। तो कहां कहां पे की जाएगी? सोलर पार्क्स बनाए जाएंगे, झांसी में, ललितपुर में, कानपुर में, ठीक है, कानपुर नगर और कानपुर देहात, दोनों जगह पे। उसके बाद देखें, चित्रकूट और जालौन, तो इतने जिले हैं जहां पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सोलर पार्क्स का निर्माण किया जाएगा। तो ये पॉइंट विद्युत और ऊर्जा के क्षेत्र से जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा के नामांकन दर को वर्तमान में कितना है? 25% से बढ़ाकर कितना? 50% तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और भावी कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ स्थित राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में राहुल सांस्कृत्यायन शोधपीठ स्थापना करने का निर्देश दिया है। तो याद रखना, राहुल सांस्कृत्यायन शोधपीठ कहां पे स्थापित किया जाएगा? जो आजमगढ़ स्थित राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय है, यहां पे स्थापित किया जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन शोधपीठ, ठीक है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसकी दर बढ़ा के कितने का लक्ष्य निर्धारित है? तो 25 है अभी, देखा जाए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, 25% है, इसको बढ़ा के 50% करने का लक्ष्य निर्धारित है। चलिए, लाल किले के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से 8 दीदियां हिस्सा लेंगी, ठीक है। जो कार्यक्रम हुआ था लाल किले पर, वहां पे 8 दीदियां हिस्सा ली, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर काम करने वाली 3 लखपति दीदी और 5 जो ड्रोन दीदी है, नमो ड्रोन दीदी योजना जो सरकार के द्वारा लाई गई थी, उसके अंतर्गत जो 5 ड्रोन दीदी हैं 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा ली, ठीक है। तो यहाँ पे 8 दीदियां शामिल हुई थी, जिनमें से 3 लखपति दीदी और 5 ड्रोन दीदी थी, ठीक। चलिए आगे देखें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है, देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र के समक्ष 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का प्रस्ताव रखा है। योगी आदित्यनाथ के द्वारा क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश में 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। जुलाई 2024 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? आपसे एग्जाम में पूछेगा, ये पॉइंट पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का प्रावधान प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ के द्वारा रखा गया है सेंट्रल के पास, ठीक है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश में है? तो 93 राष्ट्रीय राजमार्ग, याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। 93 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं। चलिए आगे देखें, 137 जवानों को वीरता पदक इस बार प्रदान किया गया है। सर्वाधिक सीआरपीएफ के 52, ठीक है, और जम्मू कश्मीर पुलिस के 31 लोगों को प्रदान किया गया है। आगे बात करें, तेलंगाना के एक पुलिसकर्मी को वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक भी दिया गया है। 213 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक प्रदान किया गया है। 94 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किया गया है। 729 को उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पदक प्रदान किया गया है। सबसे खास बात क्या हो जाती है कि जो वीरता पदक प्रदान किए गए उनमें, ठीक, उत्तर प्रदेश के 91 पुलिसकर्मी सम्मिलित थे। जो 1037 वीरता पदक प्रदान किए गए उनमें यूपी से कितने शामिल थे? तो 91 पुलिसकर्मी उसमें शामिल थे। और ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितने पुलिसकर्मी सम्मिलित थे? 91। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम आगरा पुलिस को डिजिटल कोड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया। तो आगरा पुलिस के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? डिजिटल कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की जो आगरा पुलिस है, आगरा पुलिस के द्वारा डिजिटल कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। और ये आपके यूपी पीसीएस 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, याद रखना इसको। चलिए आगे देखें, सौर उत्पादन में उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर। यह डाटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? तो देख लेते हैं। सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कहां पे? राजस्थान में। फिर उसके बाद गुजरात, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश, और अपने उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 5th स्थान है, 5वां स्थान है, ठीक है। तो 5वां स्थान उत्तर प्रदेश का है। और ये डाटा आपके जो
आंकड़े होते हैं ना, उन आंकड़ों के संदर्भ में ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सौर ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पूरे भारत में 5वां स्थान है। चलिए आगे देखें, डेविस कप खेलेंगे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ विश्वकर्मा। जो डेविस कप हुआ था तो उसमें कौन खेला उत्तर प्रदेश से? तो सिद्धार्थ विश्वकर्मा जो है ये डेविस कप खेलने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं। देख लेते हैं, 67 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश का कोई खिलाड़ी डेविस कप खेलेगा। ठीक है, डेविस कप 67 वर्षों के बाद कोई खेला यहाँ पे। सिद्धार्थ के पूर्व लखनऊ के गौस मोहम्मद ने 1938, 1939 और 1947 में डेविस कप खेला था। स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित होने वाले डेविस कप टाई में चुने गए हैं सिद्धार्थ। ज्ञातव्य है कि डेविस कप टेनिस खेल से संबंधित, जो डेविस कप है इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो टेनिस से है। और इसमें उत्तर प्रदेश के कौन से खिलाड़ी इस बार खेले हैं? ठीक है, तो उनका नाम है सिद्धार्थ विश्वकर्मा। और ये कितने सालों बाद देख लिया जाए तो 67 सालों बाद, ठीक 67 सालों बाद कोई खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पे सम्मिलित हुआ। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा क्या? पूछेगा ये कि डेविस कप खेलने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सिद्धार्थ विश्वकर्मा, ठीक है, उत्तर प्रदेश डेविस कप खेलने मतलब डेविस कप खेलने वाले, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि डेविस कप का संबंध किससे है, या तो पूछेगा कि स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित होने वाले डेविस कप में उत्तर प्रदेश से कौन सम्मिलित हुआ, उत्तर प्रदेश के कौन से खिलाड़ी सम्मिलित हुए? तो सिद्धार्थ विश्वकर्मा सम्मिलित हुए। तो ये 67 सालों बाद पहला ऐसा कप था जिसमें उत्तर प्रदेश का कोई खिलाड़ी सम्मिलित हुआ था। आगे देखें, अपने दम पर स्टार्टअप स्थापित करने में यूपी की महिलाएं दूसरे नंबर पर। देखिए, अपने दम पर कोई स्टार्टअप स्थापित करने में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश की महिलाओं का दूसरा स्थान है। देश में पहले स्थान पर कौन है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की महिलाएं जो हैं, ठीक, महाराष्ट्र की महिलाएं जो हैं वो पूरे भारत में टॉप पर हैं अपने दम पर स्टार्टअप ओपन करने में, और उत्तर प्रदेश की महिलाएं दूसरे स्थान पर है। महिला संचालित स्टार्टअप के मामले में राज्यों में देखा जाए तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर और दिल्ली का तीसरा स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, यूपी में ओलंपिक्स पदक विजेताओं को 1-1 करोड़ रुपए, जो ओलंपिक पदक विजेता है उत्तर प्रदेश से उनको 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। बात करें तो हॉकी टीम के खिलाड़ी नाम क्या है? वाराणसी के हैं ललित उपाध्याय। ठीक है, ये हॉकी टीम का हिस्सा थे। वहीं गाजीपुर के क्या? राजकुमार पाल इनका नाम है, गाजीपुर के खिलाड़ी है, ये हॉकी से संबंधित थे। और इन दोनों लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि देने का उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई। क्यों? क्योंकि इस बार जो हॉकी टीम थी, इंडियन हॉकी टीम, उसने कांस्य पदक जीता था ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में। वहीं ओलंपिक्स में भाग लेने वाले उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनको 10-10 लाख रुपए प्रदान किए जाने की घोषणा की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मतलब कोई भी खिलाड़ी अगर जो उत्तर प्रदेश से जो था और जिसने ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया, ओलंपिक खेलने के लिए गया, उसको कितने राशि प्रदान की जाएगी? 10-10 लाख रुपए। और जो विजेता टीम थी, हॉकी विजेता टीम थी, तो विजेता हॉकी टीम में सम्मिलित ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल को कितने रुपए? तो यहाँ पे 1-1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की गई। चलिए आगे देखें, सीएम योगी करेंगे रोड टू स्कूल का शुभारंभ। सीएम योगी के द्वारा रोड टू स्कूल का शुभारंभ किया गया, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के निपुण भारत मिशन के अंतर्गत रोड टू स्कूल के पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, कहां से किया गया है? गोरखपुर से इसका शुभारंभ किया गया है। देख लेते हैं, रोड टू स्कूल प्रमुख औद्योगिक घराने में शुमार हिंदुजा समूह के अशोक लीलैंड लिमिटेड और उसके कार्यान्वयन भागीदार लर्निंग लिंक फाउंडेशन की एक पहल है। ठीक है, तो याद रखना कि जो रोड टू स्कूल का शुभारंभ किया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा, कहां से? गोरखपुर से। ठीक, गोरखपुर से इसका शुभारंभ किया गया था और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बात करें। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त की सीएम योगी से मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त कौन है? फिलिप ग्रीन। इनकी मुलाकात हुई सीएम योगी आदित्यनाथ से अगस्त माह में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगामी दिनों में शुरू होने वाले एक कार्यक्रम एक जिला एक डेयरी में ऑस्ट्रेलिया से तकनीकी सहयोग लिया जाएगा। ठीक है, तो एक जिला एक डेयरी उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव है। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, ठीक है, उसी प्रकार से एक जिला एक डेयरी परियोजना स्टार्ट की जाने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसके लिए किस देश के साथ उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग करेगी? मतलब कौन सा देश उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया सहयोग करेगा। ठीक है, आगे देखें, देश में कुल 12% भूमि के हिस्से यूपी में लगभग
20% खदानों की जरूरत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, देश का जो कृषि भूमि है ना, कृषि भूमि का लगभग 12% हिस्सा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। और यूपी में अगर जो खदानों की जरूरत की बात करें तो खाद्यान्न जरूरत का 20% उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है, ऐसा डाटा यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट याद रखना कि एक जिला एक डेयरी परियोजना के लिए कौन सा देश उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। चलिए आगे देखें। देश भर की 60 राशन की दुकानों से शुरू होगा जन पोषण केंद्र। जो जन पोषण केंद्र है वो 60 दुकानों से स्टार्ट होगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी द्वारा शुरू किया गया। गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश की 60 उचित दर वाली जो दुकानें होती हैं, ठीक है, उचित दर वाली दुकानों में जन पोषण केंद्र के रूप में पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो याद रखना किन किन राज्यों में शुरू किया गया? गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों की 60 दुकानें हैं। ठीक है, 60 दुकानें जो पीडीएस के अंतर्गत जहां पे चलती थी, ठीक है, तो वहां पे जन पोषण केंद्र के रूप में उनको स्टार्ट कर दिया जाएगा, जन पोषण केंद्र के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया गया है। पायलट परियोजना संचालित की जा रही है 4 राज्यों में। बात करें तो जन पोषण केंद्रों में पोषण की श्रेणी के तहत 50% उत्पाद को संग्रहित करने का प्रावधान रखा गया है। 50% उत्पाद जो है उनको जन पोषण केंद्रों पर ही संग्रहित किया जा सकेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो याद रखना 4 राज्य कौन कौन से जहां पे ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ? गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखें। यूपी में वस्त्र निर्यात की हिस्सेदारी देख लेते हैं। ठीक है, 7 जिलों की 80% हिस्सेदारी है उत्तर प्रदेश में। 50% वस्त्र निर्यात जो है वो कहां से? गौतम बुद्ध नगर से। जो वस्त्र निर्यात होते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश से जो वस्त्र निर्यात किए जाते हैं उनमें 50% हिस्सा तो अकेले गौतम बुद्ध नगर का है। 68 जिलों का निर्यात हिस्सेदारी केवल 20% है। बाकी 68 जिले जो है उनकी निर्यात हिस्सेदारी केवल 20% ही है। ठीक है, जबकि 50% अकेले कौन निर्यात करता है? गौतम बुद्ध नगर करता है। निर्यात में शीर्ष जिले देख लें तो पहले नंबर पे गौतम बुद्ध नगर, दूसरे नंबर पे गाजियाबाद, तीसरे नंबर पे मुरादाबाद है, चौथे नंबर पे कानपुर, उसके बाद बात करें 5वें पे अलीगढ़, 6ठे पे आगरा और 7वें नंबर पे भदोही। ठीक है, कॉर्पोरेट एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया था? भदोही में ही किया गया था। और मैंने आपको बताया था कि जो भीष्म क्यूब थे उनका परीक्षण कहाँ पे किया गया था? तो उनका परीक्षण आगरा में किया गया था। अलीगढ़ का नाम परिवर्तित करके क्या करने का? हरिगढ़ या आर्यगढ़ करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सारे करंट अफेयर आप ऐसे रिवाइज भी करते रहिए। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में निर्यात वृद्धि कितनी है हुई है? तो 8% की निर्यात वृद्धि हुई है। एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022 में, जो एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022 था उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो उत्तर प्रदेश को 7वें स्थान पर रखा गया था एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022 में। तो यहाँ पे हमने जो महत्वपूर्ण निर्यात से संबंधित डाटा था उनको देख लिया है। आगे देखिए, आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम जो था, आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम, जैसे आकांक्षी जिला प्रोग्राम था उसी प्रकार आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। उसके तहत देखें तो नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2023 और मार्च 2024 की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। अब यहाँ पे पहले मार्च 2024 की डेल्टा रैंकिंग देख लेते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखें तो उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती का एक ब्लॉक है जमुना ब्लॉक। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती का जमुना ब्लॉक ये ओवरऑल परफॉर्मेंस पे शीर्ष स्थान पर रहा। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखें, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ राजस्थान का दूसरा स्थान रहा। जोन 2 की बात करें, जो जोन दूसरा था, यहाँ पे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में देखें तो हरदोई का सांडिला जो ब्लॉक है वो पहले स्थान पर, वहीं पर अमेठी का जगदीशपुर ब्लॉक जो था वो दूसरे स्थान पर था। ठीक है, उसी क्रम में अगर हम दिसंबर वाले की बात कर ले, जो दिसंबर 2023 की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई थी उसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस में हरसे छिन्ना ब्लॉक जो है अमृतसर पंजाब को पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर ताली ब्लॉक क्रा दीदी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो क्रा दादी पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, वहां का ताली ब्लॉक जो है वो दूसरे स्थान पर रहा। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है? जो उत्तर प्रदेश का है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए ज्यादा। ठीक है, मार्च वाला डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जमुना ब्लॉक श्रावस्ती का, ठीक, जमुना ब्लॉक श्रावस्ती का पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर कौन है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ राजस्थान का। जोन नॉर्दर्न इंडिया में हरदोई जो है, ठीक, हरदोई का सांडिला ब्लॉक पहले स्थान पे, अमेठी का जगदीशपुर दूसरे स्थान पे। चलिए तो यहाँ पे हमने आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में जान लिया। आगे देखें, यूपी के 5 शहर बनेंगे आईटी हब। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों को आईटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उसमें बात करें तो गौतम बुद्ध नगर को आईटी और आईटीईएस हब बनाया जाएगा।
ठीक है, गौतम बुद्ध नगर को आईटी और आईटीएस हब के रूप में विकसित किया जाएगा। लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। लखनऊ में ही देश का पहला एआई सिटी विकसित किया जाएगा। कानपुर की बात करें तो ड्रोन और रोबोटिक्स का हब बनाया जाएगा। कानपुर को ड्रोन और रोबोटिक्स के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं बात करें वाराणसी को, तो वाराणसी और प्रयागराज को इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, बात करें पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग व्यवस्था के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। यहाँ पे डाटा दे रखा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जो वाहन स्क्रैपिंग होते हैं, ठीक, वाहन स्क्रैप करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण डाटा दे रखा है 5 शहरों का, तो उन 5 शहरों में एक बार आप फिर से देख लीजिए। गौतम बुद्ध नगर को आईटी हब के रूप में, लखनऊ को एआई हब के रूप में, कानपुर को ड्रोन हब के रूप में, वाराणसी प्रयागराज को इंजीनियरिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पूछेगा कैसे? एक तरफ दे देगा जिलों का नाम और दूसरी तरफ दे देगा किस रूप में विकसित किया जाएगा, किस हब के रूप में, एआई हब, ड्रोन हब, ठीक है, इंजीनियरिंग हब, आईटी हब। तो आप वहां पे आपको मैच करना होगा और ये मैच करने के दृष्टिकोण से ही पूछेगा। चलिए, ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन, ठीक है, किसके द्वारा किया गया देख लेते हैं। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इंडस्ट्रीज द्वारा पहले कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहां पे? तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश की तेजी से बढ़ रही धार्मिक पर्यटन स्थल अयोध्या में किया गया। याद रखना, जो ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी टूरिज्म कॉन्क्लेव था, इसका आयोजन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा अयोध्या में किया गया था। और ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। चलिए अगले पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित 4 विशेष क्षेत्र कौन कौन से हैं? मैग्नेट के रूप में काम करेंगे ये विशेष क्षेत्र। जो 4 विशेष क्षेत्र, स्पेशल जोन विकसित किए जा रहे हैं, ये मैग्नेट क्षेत्र के रूप में कार्य करेंगे। इनके जरिए 15 जिलों में निवेश, उद्योग, कारोबार, रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रस्तावित 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जो पश्चिमांचल है, पश्चिमांचल के अंतर्गत अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, ठीक, पश्चिमांचल के अंतर्गत जो होगा वो मुख्य तो अलीगढ़ होगा, लेकिन इसके साथ साथ में कौन से जिले आसपास के सम्मिलित होंगे? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ, ठीक है, जो पश्चिमांचल है उसके अंतर्गत। बुंदेलखंड में मूल रूप से निवेश क्षेत्र जो होगा वो झांसी होगा, लेकिन इसके अंतर्गत अगर बात करें तो झांसी और जालौन को सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है, विशेष जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्यांचल की बात करें तो मूल रूप से उन्नाव जो है इसको विकसित किया जाएगा मैग्नेट सिटी के रूप में, लेकिन इसके आसपास के जो जिले हैं जैसे लखनऊ, कानपुर, हरदोई और बाराबंकी को भी इससे लाभ मिलेगा। वहीं पूर्वांचल की बात कर ले तो यहाँ पे पूर्वांचल में प्रयागराज जो है इसको विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और इससे होगा क्या? जो चित्रकूट है, वाराणसी है और मिर्जापुर है, यहाँ पे जो उद्योग, निवेश, कारोबार, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो इतने क्षेत्र हैं जिनको विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे होगा क्या कि 15 जिलों में निवेश, उद्योग, कारोबार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भागीदार दल की बात कर ले तो जेवलिन थ्रोवर सुमित अंतिल और शॉटपुट खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव भारत के ध्वजवाहक थे। वहीं बात करें 84 सदस्यों के भारतीय दल में उत्तर प्रदेश के 8 एथलीट शामिल थे। और ये इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कि उत्तर प्रदेश से कितने एथलीट शामिल हुए थे पेरिस पैरालंपिक में? 8 एथलीट शामिल हुए थे। कौन कौन से थे नाम जान ले तो सुहास एलवई, ठीक है, उसके बाद सिमरन, प्रीतिपाल, अजीत सिंह, प्रवीण कुमार, दीपेश कुमार और साक्षी कसाना, इतने लोग सम्मिलित हुए थे उत्तर प्रदेश से, जिनमें से प्रवीण कुमार, सुहास एलवई, प्रीतिपाल का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब पदक विजेता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। राजेश वर्मा बने यूपी ओबीसी आयोग के अध्यक्ष। जो राजेश वर्मा है ये उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं। सीतापुर से पूर्व सांसद राजेश वर्मा को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं बात करें इस आयोग में 2 उपाध्यक्ष, मिर्जापुर से कौन? मिर्जापुर से सोहन लाल श्रीमाली तथा रामपुर से कौन? सूर्य प्रकाश पाल। क्या नाम है? सूर्य प्रकाश पाल को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग के 24 सदस्य भी बनाए गए हैं। 24 सदस्य और भी बनाए गए हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो बनाए गए उनके नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कहां से हैं ये इंपॉर्टेंट है। सीतापुर से है राजेश वर्मा जी, यहाँ के पूर्व लोकसभा सांसद थे। मिर्जापुर से सोहनलाल श्रीमाली और रामपुर से सूर्य प्रकाश पाल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतने पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। और इतने पॉइंट को डिस्कस करने के बाद हमारा जो अगस्त महीने का करंट अफेयर है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगस्त महीने के करंट अफेयर के अंतर्गत हमने जितने भी टॉपिक थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सब पे चर्चा की। अगस्त महीने का करंट अफेयर देखिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये इतने महीने के जो करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश के, यहीं से आपसे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से इस बार उम्मीद है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं यूपी स्पेशल का पेपर ऐड किया गया, पेपर 5, 6,
तो एक कयास ये लगाया जाता है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो हमारा करंट अफेयर का सेक्शन है, करंट अफेयर के सेक्शन की तैयारी भी आपकी बहुत मजबूती से हो, इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश समसामयिक घटना चक्र के द्वारा उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए करंट अफेयर का स्पेशल क्लास लेकर आया गया है और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाके जनवरी से लेके अभी तक के जितने वीडियो हैं सबका देखिए सबको और अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।